अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने 1D एरे को देखा, उसके बाद 2D एरे को देखा, that is numeric 2D array which include the data type of long, double, integer, short। इस वीडियो में हम string arrays which is the type of character 2D array उसको देखेंगे। इसके अलावा enums को अंडरस्टैंड करेंगे। First example is to take the input of marks for the 5 students using the character array। So अगर हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है 5 स्टूडेंट के लिए, एक तरीका तो ये है कि आप स्ट्रिंग नेम्स 5 स्टूडेंट्स के लिए नेम्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है कि हमने कैरेक्टर एरे को यूज करना है। सो हमने ये देखा था कि 1D कैरेक्टर एरे जो है वो एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव द नेम्स ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें 2D कैरेक्टर एरे चाहिए होगी। जीरो 1 2 3 4। सो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ जो एक स्ट्रिंग की हो सकती है। इस केस में 6 कैरेक्टर एक स्ट्रिंग के हो सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने केस में सोचें तो हम इसे 20 कैरेक्टर तक भी लेके जा सकते हैं। नेम्स 5 and 20। So 20 columns means each name can have maximum 20 characters and this is the number of students जिसके लिए आप strings बनाएंगे। तो we have the 5 strings। So पहला string है हमारे पास name 0। So ये एक string है। names 1 second string है। names 2 third string। names 4 3 and names 4। दिस इज द कोड ऑफ एग्जाम्पल 1, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग्स के एरे है जिसमें 5 नेम्स स्टोर हो सकते हैं। ईच नेम कैन हैव मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स एंड दिस इज द मार्क्स फॉर द 5 स्टूडेंट्स। सो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए हमने इनपुट लेनी है। सो अगर मैं ये देखूँ तो हमारे पास 2D एरे थी, उसमें हमने हर स्ट्रिंग को एज अ 1D एरे कंसिडर किया और नेम्स 0 को हमने 1D एरे के तौर पे उसमें इनपुट ली। तो जैसे एक स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं, कैरेक्टर एरे में 1D कैरेक्टर एरे में इनपुट लेते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट ले ली। तो इस तरह से हम 5 स्टूडेंट्स के नेम्स और उनके मार्क्स यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, उसके बाद उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है to take the input of marks for the 3 subjects for 5 students। तो अगर हम इसमें ये देखें तो हमारे पास कैरेक्टर एरे है जिसमें नेम 5 नेम्स मैक्सिमम है, जिसमें ईच नेम कैन हैव मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। सो एक हमारे पास है मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट के, फिर हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, एंड देन हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं फॉर द 5 स्टूडेंट्स। सो इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, कैरेक्टर नेम ये स्ट्रिंग के एरे वैसे ही रहे और मार्क्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, marks of 5 students and each student can have 3 subjects। So ये चीज लिखना और ये लिखना एक ही बात है। So इस तरह से हमारे पास एक एरे बन जाएगी which is the 2D array for the marks। उसमें 5 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा होगा,
0, 1, 2, 3, 4. So this is the first array for the marks, this is second array for the marks, and this is third array for the marks. So ये third array है, ये second array, ये first array. So this is the code of example number 2. So these are the libraries that are used for the multiple function. For example, first library is used for cout, scene, and iomanip is used for the output manipulators. So in the main function, I have the constant of total students which is set to 3, and we have the array of strings for the 3 students. Each student can have maximum 20 characters, and we have the marks for the 3 students, and each student has the 3 subjects. So हमारे पास marks की 3 1D arrays आ जाएंगी, which is also known as 2D array. समेशन का वेरिएबल है जो बाद में कहीं पे इस्तेमाल होगा. सबसे पहले हम इनपुट लेंगे. इनपुट में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उतनी दफ़ा लूप चलाएंगे और पहले स्टूडेंट का नेम लेंगे. देन फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, उसके मार्क्स लेंगे. सो दिस इज द आई 0. सो द मार्क्स of first subject for the first student, marks of second subject for the first student, and marks of the third subject for the first student. So जैसे ही आई की वैल्यू चेंज होगी तो सेकंड स्टूडेंट के लिए डाटा इनपुट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, थर्ड स्टूडेंट के लिए मार्क्स का डाटा इनपुट लिया जाएगा. ये डाटा इनपुट करने के बाद हम स्टूडेंट वाइज मार्क्स का टोटल करेंगे. सबसे पहले हमने इस लूप में आके मार्क्स को नेम्स को प्रिंट करवा दिया है, और देन सम करने के लिए क्योंकि हमारी एरे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है, तो हम रो वाइज सम करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे आई जो है डेट इज रो, जो एक स्टूडेंट का नेम हो सकता है या स्टूडेंट का नंबर है या इंडेक्स है जिसके लिए आप सम कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो द वैल्यू ऑफ आई इज फिक्स्ड इन वन आइटरेशन ऑफ आउटर लूप. उसके बाद जे की वैल्यू चेंज करेंगे जो हमारे कॉलम्स हैं, और सम कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द रो वाइज सम जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. उसके बाद सम को डिस्प्ले करवा दिया है. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. So first student is, let's say, ABC1. The marks of 6 is 12, 23, 32. Then second student is ABC2, 12, 10, 13. And third student is ABC3, 32, 21, 10. So this is the total of each student for the marks. Third example is to modify the example number 2 with the addition of enums. enums को डिस्कस करने से पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे. उसके बाद आके ये देखेंगे कि enum को हमने क्यों यूज किया और इसका बेनिफिट हमें क्या है. दिस कोड इज सेम एज द कोड फॉर द सेकंड एग्जाम्पल. सो जस्ट जो एडिशन की है वो मैंने ये वाली एक स्टेटमेंट ऐड की है, और यहाँ पे इंडेक्स 0, 1, 2 लिखने के बजाय यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश लिखा है. इसके अलावा कोड में कोई भी चेंज नहीं की गई. वैसे ही सम को डिस्प्ले करवाया गया है, वैसे ही स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इनपुट के तौर पे लिए गए हैं. सो इनम क्या है? इनम को हम एरे ऑफ कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं. so, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स हैज द वैल्यू 0, and then math has the value 1, and English has the value 2. So इसका बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे 0, 1 या 2 भी तो लिखा जा सकता था. सो कोड को जो बंदा पढ़ेगा उस कोड को उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी करने के लिए हमने इन कॉन्स्टेंट्स को नेम दे दिया है कि जो 0th रो है, 0th कॉलम है, वो फिजिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, जो मैथ के मार्क्स हैं वो फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो सेकंड इंडेक्स पे हैं. सो अभी भी यहाँ पे वैल्यू 0 होगी या यहाँ पे 6 लिखने एक ही बात है.
सो इसको हमने कोई नाम दे दिया है कि हमारे पास जितने कोर्सेज है उसका हमने नाम दे दिया। सो इनम इज द नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, कॉन्स्ट इंट फिजिक्स इज इक्वल टू 0, कॉन्स्ट इंट मैथ इज इक्वल टू 1, कॉन्स्ट इंट इंग्लिश इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ इस तरह से भी लिखी जा सकती थी, लेकिन ज़्यादा इजी वे ये है कि आपके पास अगर 3 कांस्टेंट हैं तो उनको एक ही लाइन में आप इनम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इनम इज द एरे फॉर द कांस्टेंट्स। सो इनम को हमने देखा, इनम इज द एरे फॉर कांस्टेंट्स, also known as named constants which are equal to integers। तो अगर इसको मजीद कंप्रिहेंसिवली डिफाइन करें, एरे फॉर इंटीजर कांस्टेंट्स। सो इनम अगर आपने बनाना हो वीक का, जिसमें फर्स्ट डे इज सैटरडे, बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो सैटरडे को मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दी, और संडे संडे इसी तरह से संडे को 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो 1 1 इंक्रीमेंट होके आगे वैल्यू असाइन होती जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास वीक का इनम बन गया। सो वीक के जो नेम्स हैं उनको हमने कोई ना कोई इंटीजर असाइन कर दिया, और कहीं पे भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इन्हांस करनी हो वहां पे हम इनम्स को यूज कर सकते हैं। So we have example number 4 for the enum understanding. In this program, or in the example number 4, we have the enum of the month, जिसमें हमने जनवरी को 1 असाइन किया, और फेब ऑटोमेटिकली 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5। इस तरह से मंथ की नंबरिंग हो जाएगी। सो लेट्स से मैं इसका एक वेरिएबल बनाता हूँ मंथ टाइप का, विच इज करंट मंथ इज इक्वल टू सितंबर। सो अगर मैंने नेक्स्ट मंथ करना हो तो करंट प्लस 1 करूँगा, तो सितंबर की वैल्यू 9 होगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए 10, विच इज़ द वैल्यू फॉर द अक्टूबर। कोड को समझने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक और कंसेप्ट जो वाइडली यूज होता है, डेट इज टाइप डेफ। टाइप डेफ से आप किसी भी डाटा टाइप का नाम चेंज कर सकते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी आपके लिए आसान हो जाए। सो लेट्स से आप डबल का नाम चेंज करके प्राइस रख देते हैं। So now you can declare the variable price of, let's say, product 1 is equal to 23.4। सो आपने एक नई डाटा टाइप बना ली। सो टाइप डेफ क्या करता है, किसी भी डाटा टाइप को रीनेम करके एक नया नाम दे देता है। सो आप यहाँ पे डबल लिखने के बजाय आप प्राइस आपने यूज़ किया, लेकिन डबल भी आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। डबल ए इज इक्वल टू 3.4। सो आपको यहाँ पे ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट 1 का वेरिएबल है ये किसी प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन जो ए का वेरिएबल है वो सिंपल कोई वैल्यू हो सकती है। इस तरह से आप अगर एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें रिटर्न टाइप
एरे है तो आप उसमें इंट स्टैटिक लिखते हैं, फंक्शन 1 यहाँ पे रिटर्न कोई एरे यहाँ पे होती है, इंट स्टैटिक ए इज इक्वल टू न्यू इंट 5 3। तो ये 3 एलिमेंट्स के एरे जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। सो इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम टाइप डेफ करते हैं इंट स्टैटिक टू एरे। सब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप एरे होगी, फंक्शन टू इंट स्टैटिक ए इज इक्वल टू न्यू इंट 3 एंड रिटर्न will return a। सो इसका नाम चेंज कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई नाम दिया गया हो इसको, एरे को, एरे का कोई मीनिंग हो सकता है। सो एरे माइट बी द रिजर्व्ड कीवर्ड, जिस वजह से हमें वहाँ पे वार्निंग दे रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे इंट स्टैटिक लिखने के बजाय ए लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो कि यहाँ पे एरे रिटर्न हो रही है। So this is the purpose of typedef and enum to increase the readability of the code. This is the end of the lecture and the end of topics for this week. So इस week को अगर summarize किया जाए तो हमने जिन concepts को understand किया है, that is 2D array, उसकी declaration, उसकी initialization, उसकी processing. Then हमने 2D कैरेक्टर एरे को देखा जिससे हम स्ट्रिंग एरे बना सकते हैं। इसके अलावा इनम्स को अंडरस्टैंड किया और टाइप डेफ को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू।